द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज 135वीं जयंती के मौके पर, बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के मौके पर पाटन जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इसमें मुख्य विषय ईवीएम मशीन और ओबीसी की जाति आधारित गिनती के संबंध में है। ये दोनों विषयों के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। साथियों, भारत में जो चुनाव हो रहा है वो ईवीएम मशीन के माध्यम से हो रहा है। जब सबसे पहले ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव होना शुरू हुआ तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न नहीं हो सकता, ऐसा निर्णय दिया। ये निर्णय 2013 में दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो उसमें ये कारण दिया गया कि जो वोटर वोट डालता है वो वोट डालने के बाद उसका वोट किस पार्टी और किस कैंडिडेट के नाम पर जमा हो गया है ये दिखाई नहीं देता है। इसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट दिया था कि इससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब है भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी के शब्द यूज किए थे, मैंने उसका ट्रांसलेशन आपको बताया ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, इसके बारे में भारत का जो मीडिया है उसने सारे देश भर के लोगों को जो बताना चाहिए था, जो समझाना चाहिए था, जो जागृति करनी चाहिए थी, वो करने का काम नहीं किया। इसके बाद में चुनाव में ईवीएम मशीन को बरकरार रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट दिया जाता है
वो दिखने की व्यवस्था की गई। परंतु केवल दिखने का ही मामला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गुप्त रूप से अलग अलग चुनाव में क्या क्या व्यवस्था की गई है, ये देखने की वोटर के पास कोई समझ नहीं है। मशीन के अंदर मशीन कैसे काम करती है, इलेक्शन कमीशन के लोग जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करने के अलावा कोई आधार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया और हम लोगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं कहा जा सकता। साथियों, ईवीएम मशीन के द्वारा या कोई भी मशीन के द्वारा, किसी भी प्रकार के मशीन के द्वारा मशीन के अंदर हर लेवल पर अलग अलग टेक्नोलॉजी की जा सकती है। दिखाने का प्रॉब्लम था तो दिखाने का प्रॉब्लम हल कर दिया गया। उसके बाद ईवीएम मशीन के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट किया गया या क्या क्या रखा गया, क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी वोटर को नहीं है। बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत के पास टेक्नोलॉजी में जितना डेवलपमेंट है, जितना एडवांसमेंट है, उससे 100 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है, जर्मन के पास है। उन लोगों ने ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर शुरू कर दिया। भारत ये दावा नहीं कर सकता कि भारत के पास दुनिया से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये दावा भारत नहीं कर सकता। भारत से कई ज्यादा टेक्नोलॉजी में अमेरिका के पास है, जापान के पास है, जर्मनी के पास है। वो सारे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव होना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी को उन्होंने ईवीएम मशीन को बंद कर दिया और बैलेट पेपर से ही चुनाव दोबारा शुरू कर दिया। भारत सरकार को क्या ऐतराज है? ये सवाल। भारत सरकार को क्या ऐतराज है? भारत सरकार है किसकी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपको मालूम नहीं होगा किसने की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की। अंग्रेज और ब्राह्मण मिलकर कांग्रेस पार्टी चलाते थे। अंग्रेज चले गए, ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किया,
और इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। तो मूल रूप से कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी थी, है और आगे भी रहेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा शुरू की गई पार्टी है। आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। इसकी स्थापना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई। इस हिसाब से ये ब्राह्मणों की पार्टी है, परंतु आज के तारीख में नरेंद्र मोदी एक ओबीसी का आदमी को ब्राह्मणों की पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी ने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया। देश भर में ओबीसी के लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती की मांग कर रहे हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी ने गिनती करने का काम नहीं किया। 12 साल हो गए। 3 साल में शायद आरएसएस के लोग उनको बोल सकते हैं कि अब आपके 15 साल हो गए हैं, तो किसी दूसरे को बनाया जाए। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। मोदी जी ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं किया। तो ब्राह्मणों की पार्टी है आरएसएस, बीजेपी, तो उनको मुझे ही और प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। तो ब्राह्मणों का काम अगर मान लो मोदी जी कर रहे हैं, तो आरएसएस और भाजपा के लोग मोदी जी को ही और चौथी टर्म दे सकते हैं, क्योंकि उनके हितों के विरोध में मोदी जी कोई काम करते हुए तो दिखते नहीं है। कि जो जिसे इस देश में बहुजन कहा जाता है वो कौन लोग हैं? एससी, एसटी और ओबीसी, इनकी संख्या देश में 74.5% है। एससी एसटी की 22.5% है और ओबीसी की 52% है। तो ये तीनों को मिलाकर ये संख्या 74.5% होती है। अगर माइनॉरिटी जो 15% है, अगर उसको मिला दो तो ये और ज्यादा होती है, ये 85 से भी ज्यादा होती है। इसलिए इतनी भारी संख्या होने के बावजूद भी इन लोगों का देश के संसद में और शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व कितना है? राजाशाही हुआ करती थी पहले, तो एक राजा हुआ करता था और बाकी सभी प्रजा हुआ करते थे। लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। एक पिलर है विधायिका, जहां इलेक्टेड एमएलए और एमपी चुनकर जाते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में कानून पास करते हैं और सरकार चलाते हैं। दूसरा अंग है कार्यपालिका।
वो कार्यपालिका है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। ये जो आईएएस अधिकारी वर्ग है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो जिले के जिलाधिकारी और प्रमुख अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, इसमें आज के तारीख में 80% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं, त्रैवर्णिक लोग हैं, और 20% जिनकी संख्या 85-90% है, उनकी प्रशासन में संख्या 20% है। और ये 20% संख्या में भी चपरासी ज्यादा है। 20% जो संख्या है, इसमें चपरासी ज्यादा है, जो सरकार के आंकड़े बोल रहा हूं। और दूसरे नंबर पर क्लास 3 पोस्ट के लोग ज्यादा है। चपरासी तो चतुर्थ श्रेणी होते हैं, और जो बाबू है वो क्लास 3 होते हैं। तो ऐसे हमारे लोग हैं। और जो वरिष्ठ अधिकारी है, मैंने कुछ अधिकारियों से बात किया, तो वो कहते हैं कि सरकार या तो कांग्रेस की होती है या तो बीजेपी की होती है, और इन लोगों के आदेशों और निर्देशों पर हमको काम करना पड़ता है, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो हमारे लोग हैं, ये लोकतंत्र का दूसरा पिलर है। इसमें भी हमारे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। तीसरा है जुडिशियरी। इस जुडिशियरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पार्लियामेंट और विधानसभा के द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार नहीं है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहां पर जहां पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, वहां हमारे लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है। 2-3% है, ज्यादा नहीं। और जो 2-3% लोग हैं, उनकी समस्या क्या होती है? मान लो कि 3 बेंच का जज है, तो उसमें हमारा SC ST OBC का एक जज होता है, 2 जज वही होते हैं। 3 का बेंच है तो एक आदमी हमारा होता है, तो वो वहां कुछ नहीं कर पाता है। ये जो सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूं, ये हमारे लोगों को पता है नहीं, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। चौथा पिलर है मीडिया, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, प्रिंट मीडिया में अखबार आता है, ट्रेडिशनल मीडिया में मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज एंड राजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा कुचा महाराज। मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम नहीं ले सकते, इतना बहुत सारा। तो ये मीडिया चलाने वाले लोग हैं। तो ये लोग तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हमारी बात अखबार में क्यों लिखेंगे, अखबार में क्यों बयान करेंगे? तो जो लोकतंत्र देश में स्थापित किया गया 4 पिलर सिस्टम, उसमें हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर हमारे नियंत्रण में क्या है, हमारे हिस्से में क्या है? तो जब चुनाव होता है
तो लाइन लगाकर वोट डालने के अलावा कुछ नहीं। हम लोगों का काम है लाइन लगाओ और लाइन लगाकर वोट डालो। कुछ लोग बीजेपी के समर्थक हो जाते हैं और जो बीजेपी के समर्थक नहीं होते हैं वो कांग्रेस के समर्थक हो जाते हैं। तो कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। तो एक राजाराम है, एक सीताराम। राजाराम जाता है तो सीताराम आता है, सीताराम जाता है तो राजाराम आता है। तो राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, ऐसा भजन गाने के अलावा हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है। आप लोगों को मालूम हो जाए कि देश में हमारे नियंत्रण में है क्या, इसलिए ये बात आपको बता रहा। इसमें बदलाव होना चाहिए, इसके लिए हमने संगठन बनाया, वामसेप संगठन बनाया। मैं 19 साल की उम्र का था, अभी लगभग मेरी 70 साल की उम्र है, तो 51 ईयर हो गए। तो 51 ईयर में जो 36 स्टेट है उसमें 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन खड़ा किया। यानी गुजरात के जामनगर से लेकर नागालैंड के कोहिमा तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नीचे केरला में, ये सारे राज्यों में हमारा संगठन है। इधर ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारा संगठन है। इतना बड़ा संगठन हमारे समाज में, पढ़े लिखे लोगों का संगठन किसी के पास नहीं है। तो ये इतना बड़ा संगठन हमने क्यों बनाया? क्योंकि देश में आजादी मिली और लोकतंत्र आ गया, मगर हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने जो सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वो बदलाव अभी तक नहीं हुआ। कुछ SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन में चपरासी और बाबू की नौकरी मिली। ये मानना पड़ेगा, ये तो मैं मानता हूं, कोई माने ना माने कि चपरासियों की और बाबू की नौकरी हमारे लोगों को मिली है। जो IAS अधिकारी होता है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा बाबू होता है। बड़ा बाबू समझते हो? जो बाबू होता है वो क्या करता है? वो मंत्री के पास फाइल लेकर जाता है। और जो IAS अधिकारी होता है वो क्या करता है? वो भी मंत्री के पास फाइल लेकर जाता है। तो दोनों बाबू हैं। फर्क क्या है? एक छोटा बाबू है, एक बड़ा बाबू। जो छोटा बाबू है SC ST OBC का, वो IAS के पास जाता है, और IAS नाम का जो बड़ा बाबू है वो मंत्री के पास जाता है। बस इतना फर्क है। और इस वजह से ये जो कुछ कर्मचारी हैं, उनसे हमारे महापुरुषों की उम्मीदें पूरी हो जाए, ऐसा कहना, ऐसा सोचना गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है। जब तक शासन करती जमात नहीं बनेंगे तो हमारी गिनती भी नहीं होगी। शासन करता तो मोदी भी हो गया है, वो तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के ऊपर तो कार्यपालिका में कोई पद नहीं है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के बाहर है।
वो ऊपर है, मगर कार्यपालिका में सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री ओबीसी का आदमी है, और ओबीसी का आदमी होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती करने का भी अधिकार उसके पास नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जो गुजरात के लोग मोदी को देश का प्रधानमंत्री मानकर खुश होते होंगे, उनको मेरी बात सुनने से थोड़ा दुख होगा। मैं क्या कर सकता हूं, आप लोगों को दुखी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको जगाने के लिए कह रहा हूं। जिससे आप खुश हो रहे हैं उसमें खुश होने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का भी फैसला नहीं कर पा रहा है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का भी फैसला नहीं कर पा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आरएसएस के पास फैसले करने का अधिकार है। जितने फैसले आरएसएस के लोग लेने के लिए मोदी जी को अलाउ करते हैं, उतने ही फैसले मोदी जी लेते हैं। उससे ज्यादा फैसले मोदी जी लेते नहीं हैं। क्यों? मोदी जी की ख्वाहिश है कि और एक बार प्रधानमंत्री बना जाए। क्यों? फिर वो बनने के बाद कहेंगे, देखो मैंने नेहरू जी का भी समय से ज्यादा प्रधानमंत्री रहा। नेहरू जी का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया। तो मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं, काम करने के पीछे नहीं है, और रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। और जिस समाज को वो बिलोंग करते हैं उस समाज की गिनती भी करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मैं बहुत दुखी होकर ये बात आप लोगों को कह रहा हूं कि एक ओबीसी का आदमी देश में प्रधानमंत्री बना। दूसरी बार हुआ कर्नाटका के देवेगौड़ा, वो भी ओबीसी के थे, और मोदी जी ये दूसरे ओबीसी के प्रधानमंत्री है। देवेगौड़ा ने ओबीसी की गिनती का फैसला किया था, उस पर अमल करने के पहले ही उनको हटा दिया। फैसला किया था, अमल करने के पहले हटा दिया। मोदी जी को ये इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं। मोदी जी को मालूम है कि देवेगौड़ा को हटा दिया गया था गिनती की वजह से, और मोदी जी और एक टर्म चाहते हैं, तो वो ये निर्णय करने वाले नहीं है। क्योंकि मोदी जी रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मोदी जी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। कितने लोगों को समझ में आता है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, नॉट रियल प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनेटेड बाय आरएसएस। ध्यान रखो। तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। मोदी जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। जब आरएसएस के ब्राह्मणों ने
मोदी जी को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया तो मोदी जी को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया वो क्या सोचते हैं। तो वो तो सोचते हैं कि ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मोदी जी ओबीसी की गिनती करने वाले नहीं हैं। तो जब मोदी जी ओबीसी की गिनती करने वाले नहीं हैं तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में अधिकार देने का मामला तो हवा में उड़ गया, गिनती करने के लिए तैयार नहीं है तो संख्या के अनुपात में अधिकार देने का मामला अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो वो लोग जिसे आज ओबीसी कहा जाता है वो है कौन? क्या आप लोगों को पता है कि ओबीसी कौन है? मैं आपको समझाने के लिए बताता। ओबीसी ब्राह्मण है? नहीं है। ओबीसी क्षत्रिय है? नहीं है। ओबीसी वैश्य है? नहीं है। जब वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण में 3 वर्ण के नहीं है तो अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि ओबीसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। बहुत सारे पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट को शूद्र कहते हैं, वो गधे लोग हैं। पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट को शूद्र कहते हैं, वो गधे लोग हैं। शेड्यूल कास्ट वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, आउटकास्ट, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आउटकास्ट कहा। आउटकास्ट अंग्रेजी शब्द है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज किया था, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है वर्ण बाह्य लोग, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग। तो वर्ण व्यवस्था के बाहर कौन है? वर्ण व्यवस्था के बाहर अछूत लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के बाहर आदिवासी लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के बाद नॉमिनेट ट्राइब के लोग हैं। तो इसका मतलब है ये लोग जो है ये वर्ण बाह्य लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। इसलिए शेड्यूल कास्ट शूद्र लोग नहीं है, क्योंकि शूद्र तो वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण है। तो इसका मतलब है ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई उसमें चौथे नंबर पर ओबीसी को रखा। कितने ओबीसी को पता है? पहला ओबीसी जिसको ये जानकारी हुई उसका नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले। ये माली जाति का ये पहला आदमी है जिसको ये मालूम हुआ। तो ओबीसी की जातियों की संख्या है 3743 जातियां ओबीसी की। इतनी जातियां है और इस हिसाब से संख्या भी ज्यादा है, मगर संख्या के अनुपात में उनको अधिकार नहीं है। और इसका बड़ा कारण, बहुत सारे कारणों में एक बड़ा कारण, ब्राह्मण इनको हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण इनको हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। राजकोट के दयानंद सरस्वती कहा करते थे हिंदू मुसलमानों की दीदी गाली है। दयानंद सरस्वती आपके गुजरात के थे, राजकोट के टंकारा के। वो कहते थे कि हिंदू मुसलमानों की दीदी गाली है। तो जब मैंने ये कहना शुरू कर दिया तो आरएसएस के लोगों ने अपने धर्म का नाम दूसरा रखा, नया नाम रखा मेरी वजह से। आप लोगों को पता नहीं है,
ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनको अपने धर्म का नाम बदलने के लिए भी मैंने मजबूर कर दिया। उन्होंने अब नया नाम रखा अपने धर्म का, सनातन। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, आजकल ब्राह्मण लोग अपने धर्म का नाम सनातन कह रहे हैं। सनातन शब्द भी संस्कृत का नहीं है। एस धम्मो सनातनो पाली भाषा का प्रवचन बुद्ध का बता रहा हूं। उसका अर्थ है एस धम्मो सनातनो, यह सनातन धर्म है। बुद्धिज्म के बारे में बुद्ध ने कहा यह सनातन है, इस धर्म का नाम सनातन है। ऐसा बुद्ध ने कहा, बुद्ध का पाली भाषा में प्रवचन है। मैंने लिखित रूप से ब्राह्मणों को कहा, अरे ब्राह्मणों, तुम अपने को पंडित कहते हो, विद्वान कहते हो, गधे कैसे हो रहे हो, गधे कैसे बन रहे हो? अरे सनातन तो बुद्ध के धर्म का एक नाम है। लोगों ने उसका नाम बौद्ध धर्म रखा, बुद्ध ने सनातन कहा। एस धम्मो सनातनो, तो ब्राह्मणों के धर्म का कोई भी नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस देश के रहने वाले ही नहीं है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है, भारतीय नहीं है। और अगर मैंने पिछले 10 साल में, 15 साल में ये अभियान नहीं चलाया होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। मोदी जी, मेरी वजह से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वहां रहकर कुछ करो, कर नहीं रहे हो। हमारे आंदोलन के बदौलत आपको मौका मिला, अब कुछ करो। जब मौका मिला तो करो, मौका नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, मुश्किल होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को जो सत्य है, जो तथ्य है, ये बता रहा हूं और यही सारे देश भर में बता रहा हूं। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहां मैंने ये बताया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भी मैंने बताया। जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, हर जगह मैंने ये बताया और पुलिस का परमिशन लेकर के कार्यक्रम करता हूं, हर जगह करता हूं, सारे देश भर में करता हूं। तो इसलिए हम लोग इस देश में 85% है, तो संख्या के अनुपात में 85% है। अब इकट्ठा नहीं हुए हैं क्योंकि हिंदू के नाम पर ब्राह्मण गधा बनाने में कामयाब हुए हैं। हमेशा के लिए गधा नहीं बनाया जा सकता, गधा हमेशा के लिए नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा जागरण चल रहा है। आने वाले समय में तमाम लोग जागृत हो जाएंगे। जितना जागृत हो गए हैं उससे ही उन लोगों को बहुत खतरा पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, मैंने नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गया था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। और जब मोर्चा लेकर गया तो आरएसएस में चर्चा शुरू हुई कि नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर रखना खतरनाक है, यहां से हेडक्वार्टर मूव करना होगा, तो कहां ले जाना चाहिए? तो चर्चा शुरू हुई, अयोध्या में ले जाओ। तो मैंने अपना वीडियो बनाया और कहा, आरएसएस के लोगों को कहा, अरे अयोध्या में भी मेरे लोग हैं,
अयोध्या यूपी में है और सारे यूपी के जिलों में है, और अयोध्या एक जिला है वहां भी है। वहां जाओगे फिर मैं वहां कार्यक्रम लगाऊंगा। इसलिए साथियों, हम लोग इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आजादी 15 अगस्त को मिली जो अंग्रेजों के गुलामी से ब्राह्मणों की आजादी थी। ये सभी लोगों की आजादी नहीं थी। संविधान ने हम लोगों को आजादी दिलाई, मगर संविधान पूरी तरह से अमल में नहीं आ रहा है। तो हमें अपना आंदोलन देशव्यापी बनाना पड़ेगा और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। जन आंदोलन गांधी जी ने किया था तो अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए थे। हम लोग भी जन आंदोलन चलाएंगे तो हमारा लक्ष्य ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करना होगा। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि ब्राह्मणों को अंग्रेजों की तरह भगा दिया जाए, नहीं। हम लोग ब्राह्मणों के गुलामी से, अरे बैठने दो बैठने दो बैठने दो बैठने दो, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो। दे दो दे दो दे दो, चिट्ठी दे दो, उसके हाथ की चिट्ठी ले लो। उसको भी तो कुछ कहने का अधिकार है, वो तो सीनियर सिटीजन है भाई। तुम ऐसा मत समझो कि उसको कुछ नहीं है, उसको भी हम लोग सीनियर सिटीजन मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, और ये आजादी का आंदोलन समय होगा तो निश्चित रूप से हम लोग देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। इससे हम लोग आजादी हासिल करने में कामयाब होंगे। आप लोग साथ सहयोग और समर्थन करेंगे तो ये काम निश्चित होगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।